नीट यूजी पर छात्रों का इंतजार अभी खत्म नहीं। मामले पर 18 जुलाई को होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। जुलाई के तीसरे हफ्ते में शुरू होगी काउंसलिंग। पैरामिलिट्री में 10% आरक्षण, भर्ती में छूट समेत अग्निवीरों के लिए सरकार का बड़ा ऐलान। सेंट्रल फोर्स में अग्निवीरों को भर्ती से मिलेगी छूट। बजट 2024 में पेश होने से पहले पीएम मोदी की अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों के साथ बैठक। निर्मला सीतारमण भी रही मौजूद। 22 जुलाई से 12 अगस्त तक होगा बजट सत्र। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। जमानत याचिका पर सुनवाई अगले हफ्ते होने की संभावना। यूपी, बिहार और झारखंड में बारिश, बिजली और के से 56 की मौत। बिहार के रेड अलर्ट। मध्य प्रदेश समेत 6 राज्यों में भारी बारिश की संभावना। पेपर लीक और भर्ती घोटाले के सरगना विधायक बेदीराम और विपुल देव समेत 18 के खिलाफ वारंट जारी। 1 दर्जन आरोपियों के गैर हाजिर न होने से कोर्ट। देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं खबरों का। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट आज अहम सुनवाई होने वाली थी, जिसे अब अगले गुरुवार तक के लिए टाल दिया गया है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने 18 जुलाई को परीक्षा में अनियमितता और री एग्जाम की याचिका पर सुनवाई करेगी और केंद्र और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के एफिडेविट के बाद केंद्रीय जांच एजेंसी के बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट दायर करती है। बाराबंकी से खबर है। ब्रिटिश काल में मिली संदूक, GIC में नींव खुदाई में निकली तिजोरी। बाराबंकी से खबर, ब्रिटिश काल की मिली संदूक, GIC में नींव खुदाई से निकली संदूक। GIC में नींव खुदाई से निकली तिजोरी। प्राचीन संदूक को देख दंग रह गए मजदूर। स्कूल प्रिंसिपल राधेश्याम ने दी जानकारी। पुरातत्व विभाग करेगा बंद तिजोरी का निरीक्षण। DM सत्येंद्र कुमार झा को मिली जानकारी। बोले, वीडियोग्राफी के साथ खोली जाएगी बंद तिजोरी। प्राचीन संदूक को देख दंग रह गए मजदूर। पुरातत्व विभाग करेगा इसकी जांच। बाराबंकी में ब्रिटिश काल की मिली GIC में नींव खुदाई से निकली तिजोरी। खबर कानपुर से है। बीते सालों की तरह इस साल भी कानपुर में आम महोत्सव का आयोजन किया गया। कैलाश भवन, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कंपनी बाग चौराहा, विष्णुपुरी में कानपुर सांसद महोत्सव में शामिल हुए। मैंगो फेस्टिवल नेशनल मीडिया क्लब द्वारा आयोजित किया जाता है, जो कि 17वां मैंगो फेस्टिवल था। इससे पहले 16 आम महोत्सव कानपुर में हो चुके हैं। इस बार आम की 250 से भी ज़्यादा वैरायटी को यहां पर प्रदर्शित किया गया। इस मौके पर लोगों ने जमकर इन मैंगो के साथ सेल्फियां खिंचवाईं। इस आम महोत्सव में कानपुर के सभी राजनीतिक दलों के नेता, प्रशासनिक और शासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। सांसद का चुनाव जीतने के बाद रमेश अवस्थी का ये पहला आम महोत्सव था। इस बार यह आम महोत्सव इसलिए भी खास रहा क्योंकि 11 जुलाई को इस कार्यक्रम के आयोजक नेशनल मीडिया क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन अवस्थी का जन्मदिन भी रहा। आम महोत्सव के आयोजक नेशनल मीडिया क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन अवस्थी ने के न्यूज़ से खास बातचीत में कहा कि इस आम महोत्सव को आयोजित करने का उद्देश्य लोगों को आम की विभिन्न जातियों के बारे में जानकारी प्रदान करना है। कार्यक्रम में बीजेपी विधायक सुरेंद्र मैथानी भी पहुंचे। सामाजिक क्षेत्रों वो सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और यह महोत्सव 2010 से लगातार हो रहा है और यहाँ पर हम लोग किसानों को सम्मानित करते हैं। विभिन्न प्रजातियाँ आती हैं करते हैं और साथ में आम और यहाँ पर आप कानपुर के हर क्षेत्र, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे राजनेता हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे समाज से जुड़ा हो कोई व्यक्ति हो, हर क्षेत्र के लोग आते हैं। सर, आपको कानपुर के और शहर के करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, कैसा लग रहा है कि क्या एक संदेश देना चाहते हैं मैंगो पार्टी से? बहुत अच्छा लग रहा।
मेरा ये मानना है कि सब लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए, भाईचारा रहना चाहिए, प्रेम रहना चाहिए। चुनाव होते रहते हैं, राजनीति आती जाती रहती है, नेता आते जाते रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम सब लोगों को एक भाईचारे का वातावरण रहना चाहिए और हम सब लोगों को ये पढ़ लेना चाहिए। सब कानपुर वासियों को हम सब लोग मिलके कानपुर का विकास करें, कानपुर को विकसित कानपुर का स्वरूप दें, कानपुर का पुराना वैभव, पुराना गौरव वापस करें। हम सब लोगों का उद्देश्य होना चाहिए। आप देख रहे हैं इस कार्यक्रम में हमारे भारतीय जनता पार्टी के भी लोग हैं, समाज के हर क्षेत्र के लोग हैं, विपक्षी दलों के भी लोग हैं, सब लोग यहाँ आते हैं। सब लोग आके आम का लुत्फ लेते हैं, आम खाते हैं और साथ में एक दूसरे का भाईचारा जो यहाँ गंगा जमुनी संस्कृति रही है कानपुर की, वो यहाँ आपको देखने को मिलती है। आप हर धर्म जात कोई आप सबको देख रहे हैं, पूरी आप भीड़ देखेंगे, सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और सब प्रेम के साथ आपस में भाईचारे के साथ इकट्ठे हुए हैं। तो हम लोग यही संदेश देना चाहते हैं कानपुर में कि कानपुर की गंगा जमुनी संस्कृति रही है, हम सब लोग मिलकर कानपुर का विकास करें, कानपुर को विकसित कानपुर बनाएं और कानपुर का पुराना वैभव, पुराना गौरव वापस। आप लंबे समय से कार्यक्रम करवाते रहे, आप एक सांसद के रूप में हैं, तो क्या लगता है अन्य शहरों में भी इस तरीके के कार्यक्रम होने चाहिए? देखिए, ये तो लोग के ऊपर है। हमारी इच्छा है कि कुछ लोग अपना पार्टी कार्यक्रम कराते हैं, कुछ लोग खाने पीने का कार्यक्रम कराते हैं, अपना हमारा एक है कि हमें आम पसंद है। मुझे लगता है कि हर आदमी को आम पसंद है, क्यों आपको होता है आम जो है फलों का राजा होता है। तो हम लोगों ने 2010 से एक आम पार्टी यहाँ स्टार्ट की थी कानपुर, और आज ये बड़े हम सब लोगों के लिए गौरव की बात है कि ये कानपुर की आम पार्टी आज दिल्ली में भी प्रसिद्ध हो गई है। और आपको पूरे देश में एक जगह इतना वीआईपी पूरे देश में इकट्ठा नहीं होता है। दिल्ली में भी ये पार्टी होती है और 25 जुलाई को होने वाली है। वहाँ पे करीब 100 से 150 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कम से कम 18-20 सेंट्रल मिनिस्टर। आपका शुरू किया हुआ कारवां दिल्ली तक पहुंच गया, तो कैसा लग रहा है? अच्छा लगता है। ये कानपुर वालों का जो सहयोग है, तो लगता है कि जब वहाँ कोई कहता है ये कानपुर वालों की पार्टी है, रमेश अवस्थी कानपुर वालों की पार्टी है, कानपुर वालों की पार्टी है। कानपुर से जो पार्टी स्टार्ट हुई वो आज दिल्ली आ गई, तो सब कानपुर के लोग अपने को गौरवान्वित महसूस होते। मैं भी गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि जब लोग ये चर्चा करते हैं वहाँ पे दिल्ली में, कि पूरे दिल्ली में जब पार्टी होती है तो पूरा दिल्ली का तमाम क्षेत्र के लोग, राजनीतिक हों चाहे सामाजिक क्षेत्र के लोग जुड़े हुए हैं, प्रशासनिक क्षेत्र के जुड़े, सब लोग दिल्ली बिल्कुल भारत आम महोत्सव में हो जाती है। कि हम लोगों ने जो दिल्ली का प्रोग्राम है वो भारत आम महोत्सव के नाम से करते हैं। कानपुर की जनता ने आपको आशीर्वाद दिया है, उसको क्या कहना चाहिए? बहुत बहुत, जितना भी उनका आभार व्यक्त करें, जितना भी उनका धन्यवाद व्यक्त करें उतना कम है, क्योंकि विपरीत स्थितियों में लड़ा गया चुनाव है। विपक्षी गठबंधन ने जिस तरीके से भ्रम की स्थिति पैदा की, झूठ बोला, खटाखट रुपए देंगे, संविधान के नाम जो भी हथकंडे अपनाने थे विपक्षी दलों ने वो अपनाए। उसके बाद और उसमें कुछ हद तक वो सफल भी रहे। आप देखते हैं प्रदेश में जो हम लोग चाहते थे, जो रिजल्ट हम चाहते थे उतना नहीं आया, लेकिन वो जो चाहते वो भी उतना सफल नहीं हुए, कि जनता ने वोट दिया। और विशेषकर कानपुर के लोगों को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। इन परिस्थितियों के बाद तन मन धन सहयोग दिन रात एक करके हमारे पक्ष में मतदान किया और मतदान कराया भी। उसी का नतीजा था कि विपक्षी गठबंधन के कैंडिडेट हों चाहे विपक्षी गठबंधन हो, उनके सभी इरादे ध्वस्त हो गए। वो अपने जो उन्होंने सोचा था वो नहीं हो पाया। इसलिए कानपुर की जनता को जितना धन्यवाद दिया जाए उतना कम। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जो मैंगो पार्टी लगातार करवाते रहते हैं और आज भी वो इस पार्टी में शामिल रहे, और साथ ही उन्होंने बताया कि जिस तरीके से कानपुर में ये महोत्सव है वैसे अब दिल्ली में भी होने लगा है। कानपुर का ये मैंगो महोत्सव अब दिल्ली तक पहुंच गया और दिल्ली में भी इसका आयोजन होने लगा है। तो वहीं कहीं ना कहीं रमेश अवस्थी जी भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। कानपुर में आज कानपुर आम महोत्सव का आयोजन किया गया। इस वक्त हमारे साथ इस कार्यक्रम के आयोजक सचिन अवस्थी जी मौजूद है, जो कि नेशनल मीडिया क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आज उनका जन्मदिन भी, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर, सबसे पहले के न्यूज की तरफ से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके के न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से उन्होंने कानपुर का आम महोत्सव आप लोग कवर कर रहे हैं और जिस तरह से पूरा लोकसभा चुनाव के न्यूज में कवर किया, आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। सर, लगातार आम महोत्सव होता जा रहा है, इस बार क्या कुछ खास है? आपका जन्मदिन भी है आज। देखिए, आम जिसे हम फलों का राजा कहते हैं, जिसे हर व्यक्ति बहुत ही आनंद से और स्वाद लेकर खाता है, इस आम महोत्सव का आयोजन आज से 17 वर्ष पूर्व जो मेरे पिताजी ने, आदरणीय रमेश अवस्थी जी ने कराया था। लेकिन इस बार ये आम महोत्सव हमारे लिए व्यक्तिगत तौर पे बहुत खास है। सिर्फ मेरे जन्मदिन का कारण नहीं है, क्योंकि ये कानपुर की आम जनता ने जो हमारे पिताजी को आशीर्वाद दिया,
भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया और उसके साथ ही साथ मेरे पिताजी आदरणीय रमेश अवस्थी जी को कानपुर का सांसद बनाया। तो ये आम की कहीं ना कहीं मिठास थी जो पूरे कानपुर के आम लोगों के दिल दिमाग में थी, और उनकी उस आम मिठास का ही अंदाज वो नतीजा है कि आज हम कानपुर के सांसद के तौर पे इस आयोजन को करा रहे हैं और हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं, सारे वरिष्ठ जन उपस्थित हैं। लेकिन इस आम पार्टी की एक अलग खासियत रही है पिछले 17 वर्षों से। इस आम पार्टी में कोई राजनीतिक दल से इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ये आम पार्टी कानपुर शहर की आम पार्टी है जिसको हम कानपुर आम महोत्सव के रूप में मनाते हैं। और आज इस आम पार्टी में आप देखेंगे सभी दलों के नेता यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी जाति धर्म को भूलकर आम सबको एक साथ जोड़ने का काम करता है, समाज को जोड़ने का काम करता है। तो ये सभी लोगों का कानपुर के आम जनमानस का जो आशीर्वाद हमारे आदरणीय पिताजी रमेश अवस्थी जी को मिला, उनको कानपुर ने यहाँ का सांसद बनाया, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और आम यहाँ पर सबको जोड़ने का काम कर रहा है। आप देखेंगे पिछले 4 घंटे से लगातार ये आम पार्टी चल रही है। कोई दल ऐसा नहीं है जिसके प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित ना हो। वो वहां पर कोई इसके मतलब नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उससे मतलब नहीं। वो आम की मिठास और आम जो लोगों को जोड़ने का काम करता है, उसका एक जीता जागता उदाहरण आप यहाँ पर कानपुर आम महोत्सव में देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ रमेश जी, थे हमारे साथ सचिन अवस्थी जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ये आम महोत्सव नहीं है, ये आम महोत्सव कानपुर की जनता के लिए, जहां पर सभी राजनीतिक दल आम की मिठास का आनंद लेने के लिए आते हैं। इस आम महोत्सव का आयोजन लगातार 17 वर्षों से कराया जा रहा है। कानपुर से कौस्तुभ मिश्रा, के न्यूज़ इंडिया। इस आम महोत्सव से क्या संदेश जाता है और आपको कैसा लगता है ये आम महोत्सव? देखिए, कानपुर में ये आम महोत्सव रमेश अवस्थी जी बहुत पहले से करते रहे हैं और हम लोग इस पर अपनी सहभागिता उपस्थित कराते रहे हैं और ये बहुत ही सुंदर, इस बार तो बहुत भव्य, चूंकि वो कानपुर के सांसद हैं और पूरे कानपुर के लोगों को उन्होंने, कानपुर ही नहीं आसपास के लोगों को भी उन्होंने आमंत्रित किया है। और ये सुंदर एक समरसता का वातावरण यहाँ पर दिखा है, जहाँ पर आम का भी लोग आनंद ले रहे हैं। और इस आम पार्टी के बहाने से कम लोग आपस में मिलजुल करके, और रमेश अवस्थी जी भी आभार प्रकट कर पा रहे हैं कि लोगों का वो आभार जो उन्होंने बड़ी संख्या में आशीर्वाद दे करके उनको सांसद बनाया, और मोदी जी के इस प्रधानमंत्री बनने में कानपुर के भी एक फूल को उनकी माला में पिरोने का काम किया। इसलिए कानपुर की जनता जनार्दन का अभिनंदन बंदन इस आम पार्टी के माध्यम से भी हो रहा है। आम महोत्सव से कानपुर की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? समरसता का संदेश है, भाईचारे का संदेश है, प्रेम स्नेह का संदेश है। आपस में मिल बांट करके शहर की उन्नति के लिए हम सब मिल करके एक साथ काम करें, इसका संदेश है। और ये हम कानपुरिये सबसे पहले यही सोचते हैं कि हमारे कानपुर का भला कैसे हो, उसमें ये आम पार्टी भी एक माध्यम है। देखिए, ये आम ऐसा फल है, और जिस जोन में, जिस जगह पर रमेश अवस्थी जी लगातार 17 वर्षों से आम महोत्सव का आयोजन करते आ रहे हैं, और हम यहाँ देखते हैं कि देश भर में पाई जाने वाली अलग अलग वैरायटीज, बहुत से लोग नहीं जानते कि आम की कौन कौन सी वैरायटीज हैं, किस किस तरह का आम हमारे ही देश में एक किसी कोने में मिलता है। मैं बहुत बहुत सराहना करती हूँ। पहले वो प्रणेता थे इस प्रकार की सोच के, आज वो कानपुर के माननीय सांसद जी हैं। मैं रमेश अवस्थी जी की बहुत सराहना इस क्रिएटिविटी के लिए करती हूँ, और मैं समझती हूँ कि बहुत से लोगों के लिए कि इस प्रकार से किस तरह से हम चीज़ों को लाइट में ला करके, हम उसका प्रौद्योगिकीकरण करके, उसका संरक्षीकरण करके कैसे वो हमारे लिए एक उद्यम का जरिया बन सकता है, ये पहचान। तो ये भी एक मैसेज है। मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से रमेश अवस्थी जी की बहुत सराहना कर रही हूँ। खबर गया से है, जहां जिले के डाक बंगला रोड स्थित सूर्या होटल में भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ के राष्ट्रीय महासचिव शहनवाज हसन को गया के पत्रकारों ने अपनी समस्याओं से अवगत कराया गया। गया के पत्रकार पर झूठे मुकदमे सहित अनेक मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री हसन ने कहा कि आज जिस तरह से प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए कोड ऑफ कंडक्ट का अनुपालन अनिवार्य है, उसी प्रकार डिजिटल मीडिया के लिए भी डिजिटल मीडिया एक्ट 2021 बनाया गया है, जो सभी राज्यों में लागू नहीं किया गया है। इस बैठक में मगध प्रमंडल के अध्यक्ष अजय भूषण की अध्यक्षता में बैठक की आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्य रूप से धर्मेंद्र कुमार, अमित सिंह, वरिष्ठ पत्रकार रमेश कुमार, रविकांत पटेल, राजू पटवा, संदीप कुमार, प्रकाश कुमार, कुमार रंजीत एवं अन्य शामिल थे। लगातार 4 तारीख से लगातार देश भर के विभिन्न राज्यों का भ्रमण हो रहा है। हावड़ा में हावड़ा प्रेस क्लब के द्वारा बैठक हुई और वहाँ हावड़ा प्रेस क्लब के 100% साथियों ने BSPS की सदस्यता ली। अब
हावड़ा के बाद, बंगाल के बाद बिहार के लिए लोग यहाँ पहुँचे हैं। और हमारे साथ में मगध प्रमंडल के जो प्रभारी हैं अजय कुमार जी, उन्होंने मगध के सभी जिलों में संगठन मजबूती के लिए प्रयास किया। काफ़ी दिनों से प्रयासरत भी हैं, मदद भी की गई है। कई पत्रकारों को गया में, खासकर एक जागरण के मंडल जी थे, उनको आवश्यकता पड़ने पर संगठन ने मदद की थी। कानपुर पुलिस ने आज जामताड़ा की तर्ज पर चल रहे कॉल सेंटर का भांडाफोड़ किया। इस कॉल सेंटर के जरिए 2 युवकों और 2 युवतियों कॉल फ्रॉड के जरिए लोगों को लगा रहे थे चूना। कानपुर पुलिस के उपायुक्त आशीष श्रीवास्तव ने आज एक प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया कि विगत कुछ माह से मिल रहे साइबर फ्रॉड की शिकायतों की विवेचना में उन्हें प्रतिबंध पोर्टल की मदद से लीड मिली, जिसमें आईपी एड्रेस की ट्रेल से उन्होंने पता लगाया कि कानपुर में काकादेव थाना क्षेत्र स्थित साइबर फ्रॉड किए जा रहे हैं। बस जैसे जैसे विवेचना आगे बढ़ती गई, साइबर टीम के शिकंजे में शोभा टावर, सर्वोदय नगर, काकादेव का एक कॉल सेंटर आ गया। पकड़े गए छात्रों ने अपना पूरा नेटवर्क कई राज्यों में फैला रखा है। ग्राहकों को फंसाने के लिए 10 डायल के डाटा वेंडर से ऑथेंटिक डाटा खरीद कर फ्रॉड को अंजाम दिया जाता था। इस छात्र फ्रॉड का गैंग के सदस्यों के पास से साइबर सेल को 11 मोबाइल फ़ोन, 1 लैपटॉप, 21 सिम कार्ड, पेन ड्राइव, स्टाम्प मोहर, 16 क्रेडिट कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और नोटबुक भी बरामद हुई है। आज कानपुर पुलिस के साइबर सेल ने बहुत अच्छा काम किया है। इसमें जो एनसीआरपी के द्वारा एक प्रतिदिन पोर्टल डेवलप किया गया है, जिसके माध्यम से साइबर फ्रॉड जो हो रहे हैं, किस स्थान से हो रहे हैं, इसका एक हॉटस्पॉट दिखाया जाता है। इसी क्रम में साइबर सेल ने ये देखा कि कानपुर में काकादेव के पास से भी एक ऐसा कॉल सेंटर टाइप का है जिसका हॉटस्पॉट डेवलप हुआ है। उसमें करीब 84 नंबरों से उसके संबंध में पूरे देश के अलग अलग राज्यों से कंप्लेंट की गई थी। इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए जो इन नंबर है उनमें से कई लोगों से बातचीत करी गई, तो उन्होंने बताया कि उनके साथ क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन लेने के लिए और उनके जो उसमें पॉइंट्स हैं उनको रिडीम करने के लालच दे करके इनके क्रेडिट कार्ड के क्रेडेंशियल ले लिए गए और उसके बाद उससे पैसे निकाल लिए गए। इस तरह का फ्रॉड उनके साथ एक ही तरीके का मोडस ऑपरेंडी का हुआ है। उसमें जब नंबरों के बारे में जानकारी की गई तो उसमें से एक कतिपय नंबर यहाँ पे काकादेव के पास से वर्क कर रहे थे। उसी में से एक कंप्लेनेंट जो मथुरा के रहने वाले हैं, उनकी तहरीर के आधार पे यहाँ पे साइबर सेल में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया। उसके बाद टीम में लग करके फिर इस पूरे जो ये कॉल सेंटर है इसका भांडाफोड़ किया है। कॉल सेंटर में ये 4 लोग हैं, जिसमें से मुख्य रूप से अरुण और अभिषेक हैं। इनके साथ में 2 लड़कियां हैं। ग्रेटर नोएडा में शकुंतलम बिल्डर द्वारा देबू मोटर्स की भूमि पर काटे गए लगभग 1000 पेड़ों को लेकर के न्यूज़ खास पेशकश लेकर आया है। आज हम आपको इस कंपनी द्वारा काटे गए पेड़ों की वास्तविक तस्वीरें भी दिखाएंगे। आपको आज दिखाएंगे कि कैसे पर्यावरण से कंपनियां छेड़खानी करती हैं, कैसे औद्योगिक पार्क बनाने के नाम पर शकुंतलम बिल्डर 1000 से ज्यादा हरे पेड़ों की बलि ले ली गई, जिसके बाद वन विभाग का चाबुक शकुंतलम बिल्डर पर चला है। ग्रेटर नोएडा में शकुंतलम बिल्डर का खेल, कानून से खिलवाड़, काट डाले 1000 हरे पेड़। औद्योगिक पार्क के नाम पर ताक पर नियम। शकुंतलम लैंड क्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड का कारनामा। पीपल, नीम, बरगद प्रजाति के काट दिए पेड़। वन विभाग का चला चाबुक, सीज हुई जमीन। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में वन विभाग ने एक बड़े नामी बिल्डर के खिलाफ बिना अनुमति के करीबन 1000 पेड़ को काटने के लिए मुकदमा दर्ज करवाया है। वन विभाग की इस कार्रवाई की जद में नामी रियल एस्टेट कंपनी शकुंतलम बिल्डर्स आया है, जिसने नियमों को ताक पर रखकर सभी कायदे कानून का मजाक बनाकर विकास के नाम पर 1000 पेड़ों की बलि ले ली। कोरियन कंपनी देबू मोटर्स ने ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में यूपीएसआईडीसी साइट 1 में अपनी कार निर्माण यूनिट लगाई। देबू मोटर्स 2012 तक कंपनी दिवालिया प्रोसेस में चली गई और 2023 में इस जमीन को 359 करोड़ में नीलामी में शकुंतलम बिल्डर्स ने खरीद लिया।
कंपनी का दावा था कि जमीन पर औद्योगिक पार्क बनाएगी। कंपनी ने पार्क बनाने के नाम पर बिना अनुमति लगभग 1000 से अधिक हरे पेड़ पौधों को काट दिया। अब नोएडा के डीएफओ ने मेरठ के सीसीएफ की शिकायत पर मामले में मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें कहा गया है कि शकुंतलम बिल्डर्स ने बिना वन विभाग की अनुमति के नीम, पीपल, सीरस और बरगद प्रजाति के पेड़ों को काट दिया है। मामले की शिकायत पर विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्रेटर नोएडा के इकोटेक 3 थाना क्षेत्र में देबू मोटर्स कंपनी की 1200 बीघा जमीन को सील कर दिया। बताया जा रहा है कि देबू मोटर्स की जमीन जिले की नीलामी में शकुंतलम बिल्डर्स ने खरीदा था। उस पर मौजूदा वक्त में छोटे बड़े मिलाकर करीब 1 लाख पेड़ हैं। जिला वन अधिकारी प्रमोद कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि विक्रांत तोगल के द्वारा शिकायत के बाद वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और मुआयना करने के बाद पाया कि कंपनी के अंदर काफी पेड़ों को काटा गया है, जिसके बाद कंपनी की जमीन को सील कर वन विभाग ने कंपनी की मुख्य गेट पर ताला लगा दिया और आगे की कार्रवाई जारी है। एक पुरानी कंपनी है देबू मोटर्स जी, यूपी सीडा द्वारा उनको दिया गया था लैंड। वो कंपनी चलती थी। 2003 में कंपनी बंद हो गई, तब से वो क्षेत्र अवेंडन पड़ा हुआ है। अभी ऐसा जानकारी में आया कि कुछ लोगों ने इसको परचेज करने की कार्रवाई की है। क्या किया है एग्जैक्ट हमें जानकारी नहीं है। और कुछ पेड़ कटान की शिकायत विक्रांत तोमर के माध्यम से हमको मिली, जो पर्यावरणविद हैं। हमने तत्काल टीम रवाना की तो वहाँ कुछ पेड़ कटे हुए पाए गए और एक ट्रक जो है मूवमेंट में था लकड़ी को लेकर, उस ट्रक को पकड़ लिया गया और मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई की गई। उसके कुछ दिनों बाद फिर वहाँ पर कटान की सूचना आई, फिर टीम भेजी गई और पुनः मुकदमा एक पंजीकृत किया गया 25 तारीख को। लेकिन लगातार वहाँ से पेड़ कटान की शिकायतें मिल रही थी, तो पेड़ कटान की किसी संभावना को रोकने के लिए प्रिवेंटिव मेजर में ये कार्रवाई की गई है। शकुंतलम बिल्डर पर अब प्रशासन का चाबुक चल रहा है। पेड़ काटने की अनुमति लिए बिना पेड़ काट कर शकुंतलम बिल्डर मुश्किल में आ गया है। ये कार्रवाई कहां जाकर रुकती है, अब ये देखने वाली बात होगी। ग्रेटर नोएडा के मैं डेबू मोटर्स के सामने खड़ा हूं, जहां पर इस लैंड में तकरीबन 1000 पेड़ों की काटने की घटना अभी सामने आई थी। मैं आपको बता दूं कि सन 95 में ये कंपनी एस्टेब्लिश हुई यहाँ पर और 2000 में ये कंपनी बंद होगी, जिसके बाद नीलामी की काफ़ी बड़ी प्रक्रिया यहाँ पर चली और उसको शकुंतलम बिल्डटेक को इस प्रॉपर्टी को बेच दिया गया। तकरीबन 1200 बीघे की ये प्रॉपर्टी है, जिसमें कि तकरीबन 1 लाख से ऊपर छोटे बड़े पेड़ हैं। अब इन पेड़ों की अगर बात करें तो दिल्ली एनसीआर के नेचर के हिसाब से पेड़ों की बहुत बड़ी भूमिका मानी जाती है, लेकिन ये कंपनी इस प्रॉपर्टी को लेने के साथ ही यहाँ पर पेड़ काटने की बातें करने लगी, साथ ही पेड़ काटने शुरू भी कर दिए। तकरीबन 1000 पेड़ काटने की बात सामने आई है। अगर मैं बात करूँ तो 1000 पेड़ों की जो आबादी है यहाँ के एनसीआर के हिसाब से, उस जनसंख्या के हिसाब से बहुत ज़रूरी है। और जो नेचर है यहाँ पर, जिस तरीके का पोल्यूशन है, उस तरीके से 1000 पेड़ जो कि तकरीबन 20 से 15 साल पुराने पेड़ थे, उनको काटना कहीं ना कहीं पर्यावरण के साथ में बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। मैं मुनेंद्र शर्मा, के न्यूज़, ग्रेटर। खबर लखनऊ से। सुभाषपा विधायक बेदीराम की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सुभाषपा विधायक बेदीराम के खिलाफ लखनऊ के स्पेशल गैंगस्टर कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। ये वारंट 18 साल पुराना मामले में जारी किया गया है, जो कि रेलवे की ग्रुप डी की परीक्षा के पेपर लीक से जुड़ा हुआ है। 25 फरवरी 2006 को एसटीएफ ने बेदीराम और विपुल देव सहित 16 लोगों को गिरफ्तार कर कृष्णनगर थाने में दाखिल किया गया था। बेदीराम और विपुल देव सहित कुल 19 लोगों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी। विपुल देव दुबे निषाद पार्टी का मौजूदा विधायक है। कोर्ट ने कृष्णनगर पुलिस को 26 जुलाई को सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। तो सुभाषपा विधायक बेदीराम और निषाद पार्टी के विधायक विपुल दुबे की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गोमती नगर 3/52 विक्रांत खंड में विधायक बेदीराम का ये मुन्नू सदन मकान है, जिससे बेदीराम रहते हैं, लेकिन पिछले काफ़ी समय से बेदीराम गायब हैं। यहाँ पर रहने वाले लोगों और किसी को भी ये नहीं पता आखिर बेदीराम इस वक्त कहाँ है। गाजीपुर जिले की खजनिया सीट से सुभाषपा विधायक बेदीराम की मुश्किलें अब और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। कोर्ट ने लखनऊ पुलिस को आदेश दिया है कि बेदीराम को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उन्हें कोर्ट के समक्ष पेश किया जाए। ये केस 18 साल पुराना लखनऊ का है, जब बेदीराम को लखनऊ की एसटीएफ ने गिरफ्तार कर कोर्ट के सामने पेश किया था। लेकिन बेदीराम पिछले कई दिनों से
लापता हैं। उनके घर वालों को ये तक नहीं पता है कि विधायक जी आखिरकार कहाँ हैं। इस वक्त हम गोमती नगर के विक्रांत खंड 3 इलाके में उन्हीं के आवास के बाहर खड़े हुए हैं। ये विक्रांत खंड 3 का मकान नंबर 52 है, जो बेदीराम का घर है। बेदीराम 26 जनवरी 2006 को लखनऊ की एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार किए गए थे। स्पेशल टास्क फोर्स ने ग्रुप डी की जो रेलवे की परीक्षा थी, उस मामले में बेदीराम और जो वर्तमान में निषाद पार्टी से विधायक विपुल दुबे, उनके साथ साथ 19 लोगों को गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई के लिए कृष्णानगर कोतवाली में केस दर्ज कराया गया था। लेकिन बीते दिनों में गैंगस्टर की विशेष अदालत ने, जहां के जज ने सभी लोगों को कोर्ट में पेश न होने पर उनके खिलाफ एनबीडब्ल्यू का वारंट जारी किया है। विधायक लगी और सचिवालय पास लगी बेदीराम की गाड़ी बताई जा रही है। हालांकि बेदीराम इससे चलते रहे होंगे, लेकिन इस वक्त इस गाड़ी का इस्तेमाल कौन कर रहा है, फिलहाल अभी ये सब नहीं पता है। गिरोहबंद अधिनियम के विशेष जज पुष्कर उपाध्याय ने गिरफ्तारी का ये वारंट जारी किया है। जगह को तलाशा जाए ताकि बेदीराम को गिरफ्तार कर कोर्ट के समक्ष पेश किया जाए। ग्रुप डी की जो रेलवे की परीक्षाएं थी 2006 में, उसी मामले में एसटीएफ ने बेदीराम, विपुल दुबे और उनके साथ साथ कई लोगों को गिरफ्तार कर कृष्णानगर कोतवाली में दाखिल किया था और उनके खिलाफ चार्जशीट की थी। अब उसी मामले में 18 साल बाद कोर्ट में पेश न होने पर बेदीराम और उनके साथियों की, जो सुभाषपा से विधायक हैं बेदीराम, उनके साथ साथ निषाद पार्टी से जो विधायक है विपुल दुबे, उनके साथ साथ कई और लोगों की मुश्किलें अब बढ़ती दिखाई दे रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश वर्मा के साथ शिवा शर्मा, के न्यूज। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर हो गए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पौराणिक मंदिर और इस सनातन रीति रिवाज बड़ी से बड़ी आपदा को टाल सकते हैं। कुछ ऐसा ही ऐतिहासिक कैलाश मंदिर में भी आज देखने को मिला। तड़ाके की सुबह लगभग 6 बजे के आसपास तेज रोशनी और धर्म की आवाज से लोगों का दिल दहल गिरने से मंदिर के शिखर क्षतिग्रस्त हो गया। 10 मीटर तक दरारें पड़ गईं। मंदिर का मलबा कई किलोमीटर तक फैल गया, जिससे यहां अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिजली गिरने से कितना बड़ा हादसा टल गया था। मगर इलाके लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब हो गए और कुछ लोगों की तबीयत भी खराब हो गई। ऐसे में न्यूज़ की संवाददाता सारिका गुप्ता ने मंदिर प्रांगण में पहुंचकर पुजारियों, प्रत्यक्षदर्शियों और स्थानीय लोगों से बातचीत की। हर किसी ने ऐतिहासिक कैलाश मंदिर की भव्यता के बारे में बताया और कहा कि भगवान शिव ने आपदा को अपने ऊपर ले लिया, जिस कारण यहाँ जान मान का नुकसान नहीं हुआ। कैलाश मंदिर के पुजारी आदित्य शास्त्री और उमाकांत शास्त्री पुजारी से खास बातचीत की गई। पौराणिक मंदिर और सनातन रीति रिवाज बड़ी से बड़ी आपदा को दूर कर सकते हैं। कुछ ऐसा ही शिवालय स्थित कैलाशपति मंदिर में हुआ है। जब सुबह 6:30 बजे के आसपास आकाशीय बिजली गिरी तो यहाँ पर क्या कुछ रहा। हालांकि जो स्थानीय लोग हैं उनमें दहशत का माहौल है, लेकिन मंदिर के जो पुजारी हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं और जान लेते हैं कि जब ये घटना हुई तो उन्होंने कैसा महसूस करा और क्या कुछ यहाँ का नज़ारा रहा है। वो नज़ारा तो देखने तुल्य था, लेकिन जो यहाँ भक्त आए हुए थे वो देख करके हमारे डर के कारण ज्यों के त्यों वहीं पर खड़े हो गए। भगवान बाबा कैलाशपति की ऐसी कृपा हुई, मंगला आरती 5 बजे होने के पश्चात सब भक्त पूजन कर रहे थे। 6 बजे के लगभग एकदम अचानक इतनी जोर से बिजली तड़की और अंधा कुप छा गया। जिस प्रकार से कोई बम दगाता है, छोड़ता है, उसी प्रकार से यहाँ अंधा कूप हो गया था। आपने महसूस करा? ये भगवान शिव शंकर जी की ही कृपा है। ये अलौकिक मूर्ति है। ये गंगा जी से जो आई थी, जो अभी आचार्य जी ने बताया, पुजारी जी ने, कि इन्होंने स्वयं अनुष्ठान के बाद स्वयं इसमें गर्भ में प्रवेश हुए और ये चमत्कारी है। ये प्रति सामान्य में प्रतिदिन यहाँ पूजन और अनुष्ठान हुआ करता है और भगवान की कृपा, ये प्राचीन मूर्ति जो कामना लेके आता है हर भक्त की कामना पूरी होती है। आप यहाँ पर निवास करते हैं, ये मंदिर है, आज मंदिर में आकाशीय बिजली गिरी है, कैसा लगा आपको और क्या कुछ आपने देखा? हम लोग तो एकदम एक्सपेक्ट ही नहीं कर पा रहे थे कि ऐसा भी होता है, मगर जिस तरीके से बहुत तेज आवाज़ थी, एकदम जैसे धमाका बम फटा हो, और एकदम हम लोगों के पूरा घर हिल गया था। फिर हम लोगों ने जैसे ही बाहर देखा तो हम लोगों को केवल चिंगारी टाइप की दिखी। चिंगारी देखने के बाद फिर एकदम से हल्ला मचा, तो हम लोग कैलाश मंदिर में देखा कि पूरा इफेक्ट जो है बिजली का वो कैलाश मंदिर के शिखर पे आ गया। बाबा कैलाशपति ने अपने ऊपर सारा
जो एक बहुत बड़ा विपदा हादसा होने वाला था वो अपने सर ले लिया बाबा ने, अपने भक्तों की रक्षा करी। और हम लोग तब से एकदम बहुत घबराए हुए हैं और भयभीत हैं। हम लोगों के घरों की टीवियाँ सब फूक गई हैं, पंखे चले गए। मतलब हमारे आसपास, हमारे ही घर में नहीं, हमारे आसपास के भी मकान जो हैं उनके यहाँ भी इस तरीके की चीज़ें हुई हैं कि लाइटें चली गई हैं, पंखे चले गए, टीवियाँ हम लोगों की फूक गई हैं और पूरा माहौल जो है, पूरा मोहल्ला जो है इस समय दहशत के माहौल में है। तरीके से आपके सामने ये घटना हुई है? मेरे सामने, मैं बालकनी में साफ कर रही थी तो इतना लगा कि मतलब एकदम से बहुत तेज गरज के साथ बिजली आई और मेरे को बिल्कुल पास में आके और निकल गई। बाद में थोड़ी देर बाद पता चला कि बाबा के मंदिर पे बिजली गिरी। अच्छा, जब आपके सामने ये हादसा हुआ तो कैसा लगा? आपने क्या कुछ महसूस करा? रोशनी तो एक काफी आपको ने बताया। बिल्कुल बहुत रोशनी आई, एकदम मैं घबरा गई और कमरे के अंदर भागी। मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे भाई, बेटे सब लोग आ गए वहाँ पे। इससे पहले कभी ऐसा हादसा देखा? ऐसा कभी नहीं देखा। अच्छा, कहा जा रहा है शिव जी ने अपने ऊपर ये आपदा ले ली है, तो आपको क्या लगता है ये जो आस्था का विषय है ये सही है या फिर वाकई? सही है, क्योंकि ये इतना घना क्षेत्र है कि अगर यहाँ पे किसी बिल्डिंग में अगर गिरती तो वो बिल्कुल ध्वस्त हो सकती थी। इसलिए बाबा ने अपने ऊपर लेके सब पब्लिक को रक्षा की। खबर कानपुर से है, जहां पर अमर उजाला में कार्यरत सीनियर चीफ सब एडिटर संतोष थपलियाल की माताजी का गुरुवार सुबह निधन हो गया। संतोष थपलियाल जी की माताजी बीते कई दिनों से बीमार चल रही थी। एक हफ्ते पहले उन्हें निजी नर्सिंग होम में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, जहां आईसीयू में उनका इलाज चल रहा था। बता दें कि बेटे की मौत के सदमे से उनकी तबीयत बिगड़ी थी, जिसके बाद लगातार बीमार चल रही थी। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट की जनसुनवाई केंद्र में आज फिर लाइन हाजिर सिपाही रविंद्र कुमार सिंह की पत्नी, बच्चे और माता पिता ने पुलिस आयुक्त अखिल कुमार से मुलाकात कर आपबीती बताई और अपने बेटे रविंद्र कुमार सिंह को घर के वापस लाने की गुहार लगाई। बीते दिनों दोनों लाइन हाजिर सिपाही द्वारा धर्म परिवर्तन के निकाह कबूल करने की खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने पर पुलिस कमिश्नरेट हरकत में आई और सिपाही के माता पिता को बुलाकर बातचीत की। वहीं लाइन हाजिर सिपाही रविंद्र कुमार सिंह के पिता राजेंद्र कुमार और माता मीना देवी ने बताया कि उनके बेटे रविंद्र कुमार सिंह जिस मुस्लिम औरत के साथ निकाह कर रहा है उसे डर है कहीं उसके बेटे के साथ में रह रही महिला हत्या न करवा दे। इसी बात की गुहार लगाने के लिए पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई गई। लाइन हाजिर सिपाही रविंद्र कुमार के माता पिता का कहना है कि उनकी बहू बेटी की तरह उनकी सेवा करती है और उनके देखरेख रखती है, लेकिन उनके बेटे ने धर्म परिवर्तन कर अपनी पत्नी को छोड़ दूसरी महिला के साथ जीवन यापन कर लिया है। धर्म परिवर्तन कर लिया या करने वाला है या क्या है, वो मुस्लिम लड़की के चक्कर में है। उस मुस्लिम लड़की के परिवार को बुलाया जाए और उसकी जांच की जाए और उस परिवार से, वो मुस्लिम परिवार से उसको निकाला जाए। मुझे ये डर है कहीं वो मुस्लिम परिवार उसकी हत्या न कर दे। नहीं, हमारी बहू हमको प्रताड़ित नहीं करती है, हमारी बहू हमको बहुत प्रेम से रखती है। वो मुस्लिम, मुझे ये डर है कहीं वो मुस्लिम लड़की मेरे लड़के का मर्डर न करवा दे या उसके परिवार वाले न करवा दे। मामला यही है कि वो लड़की लड़के ना हमारी बहू से मिलने देती है, न बच्चे को लेने देती है, न किसी से बात करने देती घर में। और वो मान लो अपने कब्जा में रखती है, जब फ़ोन किसी से करता है तो वो लाइन पर रहती है। वो कह रहे हैं कि मैंने मुस्लिम महिला से क्या नाम निकाह कर रखा है या कुछ कर रखा है, तो भैया मुझे तो डर है। पर इतना अपनी, जब मैं पत्नी हूँ तो पत्नी के अनुसार तो कॉल करती, पर इतनी करती नहीं कि जितना अब इतना पूछते कि मेरा पति किसके साथ है, कहाँ है, बस ऐसे करती कि हाँ सही सलामत है या नहीं है। जब खुले हम ये कहते मैंने निकाह कर रखा है तो मुझे तो डर है ना, कुछ करा ना दे। खबर कानपुर से है। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर आज हेमा अखिल भारतीय महिला शक्ति एसोसिएशन ने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण विधेयक लागू किया जाना चाहिए। इस अवसर पर एसोसिएशन की समाज सुधारक व राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमा पटेल ने बताया कि विश्व जनसंख्या की बढ़ोतरी को देखते हुए यह विधेयक अति आवश्यक हो गया है। सरकारों को जनसंख्या वृद्धि को हर संभव प्रयास कर रोकना चाहिए। जनसंख्या वृद्धि से किसी भी देश के प्राकृतिक
संसाधनों पर बुरा व प्रतिकूल असर पड़ता है। 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार 12 लाख बच्चे अभी भी स्कूल से वंचित हैं। अंततः उनकी मांग है कि जनसंख्या अधिनियम को लागू कर दिया जाए। भारत की बेटी संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमा पटेल अखिल भारतीय महिला शक्ति संघ भारत एवं हेमा अखिल भारतीय महिला शक्ति एसोसिएशन भारत से आज फूलबाग गांधी प्रतिमा पर ये ज्ञापन देने के लिए हमारी सभी पदाधिकारी ज्ञापन एक हमारा जनसंख्या कानून अधिनियम लागू किया जाए। ये ज्ञापन हमारा माननीय मोदी जी के लिए कि उनसे हमारा विनम्र निवेदन है कि जनसंख्या कानून अधिनियम लागू करें। और ये जो हम ज्ञापन देकर आए हैं फूलबाग से जाकर हम डीएम कार्यालय जाकर डीएम जी को ये ज्ञापन लागू किया है। इसका उन्होंने आश्वासन दिया है कि ये हम लागू कराएंगे। धन्यवाद। खबर कानपुर से है। ग्वालटोली थाना क्षेत्र में विधवा के ऊपर दबंगों द्वारा किया जा रहा अन्याय के मामले को लेकर क्षेत्रीय पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। तब विधवा महिला ने पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर जनसुनवाई केंद्र में अपनी शिकायत दर्ज कराई। जनसुनवाई केंद्र में शिकायत करने पर पुलिस अधिकारियों ने उन्हें जल्द ही न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। साहब तो कह रहे हो थाने में दे दो जाए। क्या समस्या है पूरी बात बताओ। अरे ये नामांकन एक दरोगा है एक और दरोगा नवा है तो ये दोनों ठाड़े होकर निर्माण करा रहे हैं, हमारी जमीन पे कब्जा करा रहे हैं। हम तो कहते कि तुमको दोनों के उठवा के अभी उठा के महिलाओं से तुमको कुटवा देंगे, वही तुम्हारा हम बनवा देंगे। सब तुम दौड़े जो घूमते हो कहीं पर अब फोन कर देना, देखो मैं ठाड़े होकर बनवा रहा हूँ, देखो मेरा क्या करे लेती हो, तुम दौड़े घूमे रहो तुमका। अरे ग्वालटोली है। क्या आज यहाँ पर आपने क्या कहा? साहब कुछ नहीं कहा, ये कहा कि वहाँ थाना दिवस में जाना। खबर अयोध्या से। अयोध्या के रुदौली विधानसभा में रैजा गांव रुदौली अमीनागंज मिल्कीपुर होते हुए खुजराहट मार्ग के 7 किलोमीटर सड़क का हाल बेहाल था। धन आवंटन को लेकर मामला विचाराधीन था। इस मार्ग के बीच 7 किलोमीटर सड़क का चौड़ीकरण व शुद्धिकरण नहीं हो पाया है। राहगीरों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब सरकार ने निर्माण कार्य की स्वीकृति दे दी है। बीते 7 जुलाई को भाजपा विधायक रामचंद्र यादव ने मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह से अयोध्या विकास प्राधिकरण के सभागार में मिलकर मुख्य सचिव के सामने क्षतिग्रस्त सड़कों का रखा था। देखिए, हमारी विधानसभा की बहुत सारी परियोजनाओं पर लंबे दिनों से धन आवंटन को लेकर के कार्रवाई विचाराधीन थी, जिसमें से एक हमारी जो खजुराहट मिल्कीपुर अमानीगंज रुदौली रौजा गांव मार्ग की 7 किलोमीटर की लंबाई में चौड़ीकरण शुद्धिकरण का धन आवंटन नहीं हो पाया था, जिसको लेकर के अभी 7 तारीख को चीफ सेक्रेटरी से हमने भेंट किया था और मैं गर्व से कह सकता हूँ 3 दिन के अंदर, 7 तारीख को मैंने भेंट किया था, 3 दिन के अंदर उस सड़क की स्वीकृति जारी हो गई। खबर अमरोहा से है, जहां पंचायत का तुगलकी फरमान सामने आया। पंचायत ने प्रेमी का मुंह काला कर गले में चप्पलों की माला डालकर गांव में घुमाया। अमरोहा के थाना नौगवां के खेड़ा अपरौला गांव में प्रेमी से बात करने पर नाराज प्रेमिका ने परिजनों ने प्रेमी को पकड़ लिया, जिसके बाद गांव में पंचायत बिठाई गई। गले में चप्पलों की माला, मुंह काला कर और सर आधा गंजा कर प्रेमी को पंचायत ने तुगलकी फरमान सुनाते हुए बेइज्जत किया गया। प्रदेश में इन दिनों बारिश आफत बनकर बरस रही है, जिसके चलते प्रदेश के तापमान तमाम क्षेत्रों के बाढ़ जैसे हालात और पहाड़ों पर लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऐसा ही कुछ नज़ारा विकासनगर से लगे जौनसार बावर क्षेत्र की लाइफ लाइन कहे जाने वाली चक्राता कालसी मोटर मार्ग पर भी हुआ, जहां से जगह जगह तबाही और भूस्खलन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस रिपोर्ट को देखिए।
पहाड़ों से गिरता ये मलबा बेहद खौफनाक है। तस्वीरें कालसी चक्राता मोटर मार्ग पर बने सबसे बड़े डेंजर जोन झजरेट मोड़ की है। ये रास्ता पहाड़ों के मशहूर पर्यटक स्थल चक्राता सहित जौनसार, बाबर और आसपास के तकरीबन 400 से ज्यादा गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ता है, जहां से रोजाना सैकड़ों राहगीर और काश्तकार इसी मार्ग से गुजरते हैं। झजरेट मोड़ को जौनसार बाबर की लाइफ लाइन भी कहा जाता है। बारिश होते ही जगह जगह भूस्खलन होने से बरसात के मौसम में अमूमन ये रास्ता बंद हो जाता है। यही वजह है कि पूरी बरसात लोक निर्माण विभाग की दो जेसीबी और पोक लेन मशीन यहाँ 24 घंटे तैनात रहती हैं। आलम यह है कि थोड़ी ही बारिश में यहाँ पहाड़ों में मलबा आफत बनकर गिरता है, जिसके चलते आने जाने में लोग फंस जाते हैं। आप यहाँ रोड से गुजर रहे हैं, हम देख रहे हैं ऊपर से पत्थर भी गिरते हैं, तो खतरा बना रहता है? खतरा बहुत ज़्यादा है जी इस रोड का। कई आदमी यहाँ मर चुके हैं, जो ऊपर से पत्थर आते हैं और यहाँ से जो गुजरते हैं, किसी के ऊपर बोल्डर कई बार गिर रखे। काफ़ी घंटों जाम भी रहता है? घंटों जाम रहता है, और थोड़ा सा बंद भी हो गया तो 1 घंटे का काम होगा तो 5 घंटे दिखाते हैं सैया पे डोल्डी। स्थानीय ग्रामीणों और राहगीरों की माने तो लैंडस्लाइड की चपेट में आने से बीते सालों में बहुत से लोग यहां से गुजरते हुए अपनी जान गंवा चुके हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक खतरे भरे इस रास्ते पर कई दशकों से लोग इसी तरह से जान हथेली पर लेकर गुजरने को मजबूर हैं। लेकिन बीते सालों में कोई भी सरकार इस बड़ी समस्या से यहाँ के लोगों को निजात नहीं दिला पाई। लोगों की माने तो पुल या टनल बनने से इस बड़े खतरे से बचा जा सकता है। ग्रामीणों का यहाँ तक आरोप है कि ये रास्ता अब पीडब्ल्यूडी विभाग और कुछ नेताओं के लिए मलाई खाने का जरिया बना हुआ है, क्योंकि पूरी बरसात मलबा हटाने और इसके ट्रीटमेंट के नाम पर विभाग लाखों करोड़ों रुपए खर्च करता है, मगर फिर भी ये समस्या जस की तस है। इस वक्त झजरेट मोड़ पर हैं, हम देख रहे हैं बहुत बड़ा लैंडस्लाइड भी हुआ है और अक्सर यहाँ होता रहता है ऐसा। कितना राहगीरों पर किस तरीके का खतरा है? देखिए, निश्चित रूप से यहाँ पर जो है ये जौनसार बाबर की लाइफ लाइन है। यहाँ पर अधिकतर 358 गांव में से 250-300 गांव इस रोड से जुड़ते हैं जौनसार बाबर के, और ये रोड दिन रात चलने वाली रोड है। ऐसा भी नहीं कि ये कभी रात को बंद रहता है, ये 24 घंटे चलने वाली रोड है। और यहाँ पर जो है आए दिन बहुत से दुर्घटना हो गई है, जिसमें तमाम नौजवान साथियों कभी अपनी जान गंवा दिया है, परंतु आज तक इससे और किसी की नज़र नहीं गई है। और यहाँ की जो राजनेता है, या सरकार कहे या फिर कोई प्रतिनिधि कहे, उन्होंने इसको व्यापार का अड्डा बना दिया है। सर, हमारी ये जो चक्राता कालसी मोटर मार्ग है, ये हमारे पूरे जौनसार बाबर की लाइफ लाइन है। इस समय बरसात में तो खैर लोग जो है जान जोखिम में डाल के इसको आर पार करते हैं। हर समय खतरा रहता है, हर समय समस्या रहती है। लोगों को रात बेरात आने के यहाँ तक आ जाते, लेकिन वापस जो उनको जब ये रोड बंद रहती है तो वापस पुनः विकास नगर जाना पड़ता है या पुनः सैया चक्राता जाना पड़ता है। देखिए, ये तो विभाग के लिए भी और हमारे जो शासन प्रशासन में बैठे हैं उनके लिए एक मलाई का डब्बा है, और अगर इस मलाई के डब्बे का ये समाधान कर देंगे तो इनकी जो है आजीविका है, इनकी जो रोजी रोटी है, उस पर कहीं ना कहीं असर दिखेगा। गांव ये हमारे जो जौनसार बाबर के 39 खते हैं, 39 खतों के सैकड़ों गांव, मैंने कहा कि हमारी जौनसार बाबर की लाइफ लाइन। इसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई साधन नहीं है, कोई हमारे लिए कोई रोड नहीं है। बहरहाल बीते कई दशकों से साहिया के नजदीक झजरेट मोड़ पर यहाँ के लोगों और राहगीरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ ही रहा है। तो वहीं झजरेट के आसपास कुछ अन्य जगह स्लाइडिंग जोन बनने से यह समस्या और बढ़ गई है, जिस पर संबंधित विभाग और जनप्रतिनिधि को चाहिए कि वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की मदद से इस समस्या का कोई स्थायी हल निकाले, ताकि राहगीरों और स्थानीय लोगों को राहत मिल सके। पहाड़ों में लगातार आफत की बारिश बरस रही है और जगह जगह से लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं जौनसार बाबर की लाइफ लाइन कही जाने वाली चक्राता कालसी मोटर मार्ग पर। ये जो ठीक आप पीछे तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, ये झजरेट का एक नज़ारा है जहाँ से लगातार लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आती हैं। बरसात का जैसे ही मौसम आता है, हल्की भी बरसात होती है तो यहाँ लैंडस्लाइड होता है। विभाग हालांकि लाखों करोड़ों खर्च कर चुका है, बावजूद इसके यहाँ की हालत नहीं सुधरी। तबरेज खान, के न्यूज़, झजरेट, सैया।
उत्तराखंड में मानसून की भारी बारिश आफत की बारिश बनती जा रही है। प्रदेश भर में भारी बारिश की वजह से 200 से अधिक सड़कें अवरुद्ध चल रही हैं। इसी बीच बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर भारी मलबा आने के कारण हाईवे बाधित हो गया है। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद होने से जोशीमठ और आसपास के इलाकों में 2000 से अधिक तीर्थयात्री पिछले कई घंटे तक फंसे हुए। हालांकि इस बीच पैदल मार्ग से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, साथ ही मार्ग को सुचारू करने की कोशिश भी की जा रही है। इसी बीच मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड सरकार के लिए भारी बारिश के बीच धार्मिक यात्राओं का संचालन करना बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया है। प्रदेश भर में भारी बारिश की वजह से 200 अधिक सड़कें अवरुद्ध चल रही हैं। इस बीच बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर भारी मलबा आने के कारण हाईवे भी बाधित हो गया है। बारिश की वजह से चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी कमी देखने को मिल रही है। इस बीच होटल कारोबारियों ने राज्य सरकार से चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण की अनिवार्यता को समाप्त करने की मांग की है। होटल कारोबारियों का कहना है कि श्रद्धालुओं की संख्या में काफी गिरावट आ गई है। यात्रा से जुड़े कारोबारियों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। ऐसे में सरकार को पंजीकरण की अनिवार्यता को समाप्त कर देना चाहिए। काफ़ी समय से देखा जा रहा है यात्रा बिल्कुल हल्की हो गई है, और जिससे जो है पूरे यमुना घाटी में क्या चार धाम में इसका काफ़ी असर पड़ा है। और मुझे जो लगता है कहीं न कहीं इसमें जो सरकार के द्वारा जो पंजीकरण की व्यवस्था की गई थी सीमित संख्या का, उसका भी इसमें काफ़ी असर पड़ा है, और जिससे यात्रा बाधित हुई है। क्योंकि अगर सीमित संख्या ना होती, क्योंकि उस समय यात्रियों को काफ़ी कष्ट जगह जगह रुकना पड़ा, जगह जगह उनको जो है चेकिंग के नाम पर रोका गया। शायद मुझे लग रहा है सरकार के द्वारा एक अच्छा निर्णय नहीं था, क्योंकि धामों में कभी भी सीमित संख्या का प्रतिबंधन नहीं होना चाहिए, क्योंकि धामों में हमेशा खुला होना चाहिए और उसमें व्यवस्थाएं करनी चाहिए। अगर संख्या बढ़ती है तो उसमें व्यवस्थाएं होनी चाहिए कि भैया किसी को कोई दिक्कत ना हो। और इस चीज़ को आप सरकार को दिखाना चाहते हैं। 6 दिन जो है यात्रा कुल बढ़िया चली, उसके बाद जो है एकदम जो है ठप हो गई। हमने जाने प्रशासन क्या कर रहा है, यहाँ लीज में जा रखा है, महंगे महंगे लोगों ने जो है लीज पे उठा रखा है होटल है, वो बेचारे कहाँ से देंगे। दूसरी बात हम लोगों ने जो है लोन ले रखा है, हम लोग कहाँ से देंगे लोन उनका। मैं ये कह रहा हूँ कि यात्रा एकदम जैसे लगा कि 6 दिन जो है जिस हिसाब से यात्रा चल रही है, उस हिसाब से अगर यात्रा चलती तो शायद हो सकता है कि सभी होटल व्यवसाय वाले बेचारे जो है लोन दे पाते हैं। यहाँ दुकानदारों को भी निकलता, व्यवसाय पब्लिक का भी निकलता। लेकिन हम क्या करें, हम परेशान हैं, और जिनको हमने लीज पे दिया है। आपको बता दें कि अब तक 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा के दर्शन किए हैं। इस बीच 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा का आगाज होने जा रहा है। इस कांवड़ यात्रा में करोड़ों शिव के भक्तों के आने की उम्मीद है। वही विपक्ष का आरोप है कि धामी सरकार हर मोर्चे पर विफल है। सरकार ने कांवड़ यात्रा के लिए भी कोई तैयारी नहीं की। वही सरकार का दावा है कि सभी तैयारियां पूरी हैं। विपक्ष बेबुनियाद आरोप लगा रहा है की अव्यवस्थाएं चारधाम यात्रा में रही हैं। कांवड़ यात्रा में उस तरह की अव्यवस्था न रहे। सरकार को अभी से उसके लिए ध्यान देना पड़ेगा। करोड़ों आदमी हरिद्वार में आएगा, और पिछली बार का रिकॉर्ड देख के आना चाहिए, 5 करोड़ से ऊपर आदमी जमा हो गया था। तो ये मान के चलना चाहिए कि 5 करोड़ से बढ़ के आदमी आएगा। आप हरिद्वार को जाम से कैसे मुक्ति दिलवाओगे, इस तरफ सरकार का ध्यान होना चाहिए। सरकार का इन चीज़ों में ध्यान नहीं है। सरकार का तो एक ही चीज़ में ध्यान है, भाई यूसीसी लागू करेंगे और प्रदेश का सांप्रदायिक सद्भाव, प्रदेश का जो सामाजिक ताना बाना है, उसको नष्ट करने का काम करेंगे। देखिए, पिछले 2 महीने से लोकसभा चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव के बाद लगातार वनाग्नि भी इस प्रदेश ने देख ली है। चारधाम यात्रा में अब जिस तरफ से सावन आया है, बरसात शुरू हो गई है, अब आप देख रहे हैं कि सब जगह जिस तरह से लैंडस्लाइड हो रहा है और रोडें बंद हो रही है लगातार, जिस तरीके से पानी बरस रहा है, क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, उससे नुकसान जो हो रहा है, ये तमाम इस तरह की जो प्राकृतिक आपदाएं हैं आज के इस समय जो है हमारा जो प्रदेश है वो सह रहा है। और सरकार की जो तमाम कोशिशों के बावजूद, उनके दावों के बावजूद जो समस्याएं हैं उनका निदान नहीं हो पा रहा है। चारधाम यात्रा भी पूरी अस्त व्यस्त हो चुकी है, और अब तो जो स्थिति है उसमें वहाँ के तीर्थ पुरोहित कह चुके हैं कि ये जो सीमाएँ हैं, जो रजिस्ट्रेशन की जो बाध्यता है, इसको हटा दिया जाए। उनका कहना है कि अब सीमित मात्रा में जो
तीर्थ यात्रियों को ऊपर जाना चाहिए था, उस सीमा को हटा के उन खोल देना चाहिए। ये उनका आग्रह है सरकार के। सरकार को उसके बारे में चिंता करनी चाहिए और उचित कदम उठाने चाहिए। मुझे लगता है कि उत्तराखंड की छवि जो पूरे देश भर में और विश्व भर में आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में बढ़ रही है, और जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी की जो छवि पूरे देश में एक अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में जो साबित हो रही है, उसको लेकर के मुझे लगता है कांग्रेस कहीं ना कहीं परेशानी में है, और वो उत्तराखंड राज्य के विकास को और उत्तराखंड के बढ़ते उत्तराखंड के और विकसित बनते उत्तराखंड को देखना नहीं चाहती है, इसलिए इस तरह से वो बयानबाजी करती है। कुल मिलाकर प्रदेश भर में हो रही भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। इस बीच राज्य सरकार के लिए चार धाम यात्रा का संचालन करना बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया है। जगह जगह मार्ग बंद होने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं चार धाम यात्रा पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर धामी सरकार कैसे चार धाम यात्रा के बीच कांवड़ यात्रा का संचालन कर पाएगी। क्या धामी सरकार चार धाम यात्रा के लिए पंजीकरण की अनिवार्यता को खत्म करेगी या नहीं? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। फिलहाल देश की बात में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।